मैं अस्मिता तिवारी, हिंदी विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज। और यह वीडियो बीए 6 सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें मैं स्वयं प्रकाश की मशहूर कहानी पार्टीशन पर बात करूंगी। यह कहानी हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और परिणति की पड़ताल करती है और इसे उचित ही धर्म की तार्किक परिणति न मानकर राजनीति की विकृति के रूप में पेश करती है और स्वाधीनता पूर्व से लेकर बाद तक के घटनाक्रमों के हवाले से भारतीय जनमानस को व्यापक रूप से मूलतः गैर सांप्रदायिक मानते हुए सांप्रदायिक राजनीति के वास्तविक चरित्र की पड़ताल करने की कोशिश भी यहाँ मौजूद है। अच्छा यह है कि यह सब कुछ इतिहास के साक्ष्यों, ऐतिहासिक व्यक्तियों की भूमिका और देश विभाजन के घटनाक्रमों में रच बस कर प्रस्तुत नहीं हुआ है, बल्कि यह उसकी उदास एक छाया है। कहानी में उन राष्ट्रवादियों को प्रश्नांकित किया गया है जो अपनी संकीर्ण सांप्रदायिकता की दृष्टि के चलते धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा को सीमित करते हैं। और यह सचमुच विडंबनात्मक है कि अपनी बहुसंख्यक धार्मिक पहचान के चलते उग्र हिंदुत्ववादियों का समूह एक समूचे अल्पसंख्यक जमात की देशभक्ति और भारतीय नागरिकता को प्रश्नांकित करता है या उसे प्रश्नांकित करने का दुस्साहस करता है, और आज तो बहुत ताकतवर ढंग से अपनी बात मनवाने पर आमादा है। 80 के दशक में हिंदी कहानी को एक स्वस्थ जनवादी प्रगतिशील राह दिखाने वाले सांप्रदायिक और बाजारीकरण के संकट को भांपने वाले हिंदी के पहले रचनाकारों में से एक हैं। उनका ज़्यादातर लेखन सांप्रदायिकता, भूमंडलीकरण और वामपंथ की समस्याओं से की परिप्रेक्ष्य में हुआ है, और उनकी प्रसिद्ध कहानी पार्टीशन तो उस दौर में लिखी गई जब कोई सोच भी नहीं सकता कि भविष्य में सांप्रदायिक शक्तियों का वर्चस्व इस कदर बढ़ जाएगा। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि स्वयं प्रकाश जैसे वस्तुनिष्ठ, धैर्यवान और कथा शिल्पी की कहानियों को उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी कि और लोगों की कमज़ोर कहानियों को मिल गई थी। स्वयं प्रकाश की कहानियाँ ऐतिहासिक दृष्टि और उसके संदर्भ के साथ नैतिक दृष्टि से भी रची जाती हैं, और वे अपनी कहानियों के बारे में स्वयं कहते हैं कि मैं अपनी अधिकांश कहानियों में तो पात्रों तक के नाम नहीं बदले हैं, जैसे कि कुर्बान भाई, उखचंद, वकील, अविनाश मोटू, राम। और इस तरह से यह सूची बहुत बड़ी है, गिनती बहुत बड़ी है, और इसका मतलब यह नहीं है कि स्वयं प्रकाश की कहानियों के पात्र वास्तविक ही हैं, सभी पात्र वास्तविक ही हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि उनके लेखन का एक बड़ा हिस्सा यथार्थ से अनुप्राणित है और अनुभव प्रसूत है। पार्टीशन कहानी में सीधे सीधे पार्टीशन का कोई संदर्भ नहीं है, बल्कि पार्टीशन का संदर्भ नहीं है, और पार्टीशन की अमानवीयता, क्रूरता, बर्बरता, बलात्कार और यंत्रणापद स्थितियों का कोई मसालेदार इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि पार्टीशन के दौर की गहरी उदासी और अवसाद की छाया इस कहानी पर पड़ती है। विभाजन के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले युवा नौजवान कुर्बान भाई पाकिस्तान नहीं जाते हैं, क्योंकि सुरैया नहीं जाती, क्योंकि जोश नहीं गए, क्योंकि बहुत से उनके अच्छे लगने वाले लोग पाकिस्तान नहीं गए। वैसे यह सच है कि उनसे जुड़े बहुत सारे लोग पाकिस्तान गए, और यह भी सच है कि भारत में उनसे जुड़ी उनकी पूरी संपत्ति से उन्हें बालात दखल होना पड़ा, फिर भी वे शांत रहे, क्योंकि वह न हिंदू थे न मुसलमान थे, क्योंकि वह सिर्फ एक कुर्बान भाई थे। और जिस तरह की उपेक्षा और असुरक्षा को झेल कर कुर्बान भाई स्थिर हुए थे, उनमें क्रोध और प्रतिहिंसा की भावना होना स्वाभाविक था, लेकिन वे ठीक इसके उलट थे। उनके संस्कार बोलने लगे। लोगों ने देखा कि यह शख्स कभी झूठ नहीं बोलता, ठगी 420 नहीं करता,
अदब से बोलता है और आड़े वक्त पर हर एक के काम भी आता है। धीरे धीरे कस्बों में प्रतिष्ठित लोग दुआ सलाम करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता कुर्बान भाई की दुकान पढ़े लिखे लोगों का अड्डा बन गई थी। कुर्बान भाई के माध्यम से कहानी में जो आपसदारी का भाव है वह विभाजन के दौर में सांप्रदायिकता उन्माद के खिलाफ सद्भाव की विजय है। और ये इस बात का सूचक भी है कि भारतीय समाज में धर्म और धार्मिकता का आवरण आपसी मेलजोल को प्रभावित नहीं करता। लेकिन क्या यह धारणा सही साबित हुई? आखिर क्यों एक धर्मनिरपेक्ष जीवन जीने वाले नेक और मिलनसार कुर्बान भाई को अकेले रहना पड़ा? वे अंत में क्यों अकेले पड़ गए? और कहानी सिर्फ कुर्बान भाई के हारने की नहीं है, बल्कि जिन मूल्यों की वजह से कुर्बान भाई जैसे लोग भारत में रह गए थे, उन मूल्यों के छीजने की कहानी है, आपस के भरोसे की टूटने की कहानी है। कुर्बान भाई अपने दोस्तों, पड़ोस के लोगों और सामाजिक दायित्वों में मेल जोल के साथ खप गए। और वे धार्मिक हैं, लेकिन उस धार्मिकता को ओढ़े नहीं हैं, और वह धीरे धीरे वे नागरिक दायित्वबोध के साथ लोकतांत्रिक चेतना के प्रतिनिधि हैं। परिणाम यह है कि वे नमाज पढ़ने सिर्फ शुक्रवार को जाते थे, और अब तो वह बंद ही कर दिया उन्होंने। और वाज वगैरह के चलने को उनसे पहले भी कोई नहीं कहता, अब भी नहीं कहता। मदरसे को वे पहले भी चंदा देते हैं थे और अब भी देते हैं। हाँ, कभी कभी होने वाली राजनीतिक सभाओं में जाने और कस्बे की राजनीति में दिलचस्पी लेने को उनके लिए खतरनाक समझना बिरादरी वाले उन्हें टोकने जरूर लगे। क्योंकि दरअसल असल सवाल यही है कि क्या भारतीय समाज में धार्मिक पहचान के बगैर जीना संभव नहीं है, या नहीं जिया जा सकता। तो कहानीकार यहाँ टिप्पणी करता है कि अब हमें न पता चला कि कुर्बान भाई को कि उन्हें इमाम बाड़े वाले ही नहीं, शाखा वाले भी घूरते हुए निकलने लगे। और इसके माध्यम से कहानी में जो भय का वातावरण सृजित हुआ है और जिसका विस्फोट वकील ऊखचंद के यहाँ आने वाली गाड़ीवान और कुर्बान भाई की बदकही में दिखाई पड़ता है, वह मामूली सी बातचीत के बाद कुर्बान भाई को गरेबान पकड़कर गालियां देने लगता है और चश्मा नोच लेता है, धक्का मुक्की करता है। और वकील ऊखचंद के पूछने पर सरासर झूठ बोलता है कि यह मियाँ मुझे मार रहा है। स्वयं प्रकाश ने इस प्रसंग को बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। कुर्बान भाई सन्न रह गए, आंखों के आगे तारे नाचने लगे। अंधेरे का एक ठोस गोला कलेजे से उठा और हलक में आकर फंस गया। वर्षों से जमी रुलाई एक साथ फूट पड़ने को जोर मारने लगी। वे चिंतित और दुखी इसलिए नहीं हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ, बल्कि दुखी इसलिए हैं कि वो एक मिनट में कुर्बान भाई से मियाँ कैसे बन गया। यहाँ कुर्बान भाई से मियाँ में तब्दील होना उन मान्यताओं को लानत है जिनकी बदौलत कुर्बान भाई पाकिस्तान नहीं गए, और इस एक घटना से कुर्बान भाई को वहीं पहुंचा दिया जहां वो सन 47 के विभाजन के समय खड़े थे। यह केवल एक व्यक्ति कुर्बान भाई की कहानी नहीं है, बल्कि यह लाखों लाखों कुर्बान भाइयों की कहानी है जो एकदम से अकेले पड़ जाते हैं और जिनके साथ कोई खड़ा नहीं होता। कई बार अपने को प्रगतिशील और जनवादी कहने वाले लोग भी उनके साथ नहीं खड़े होते हैं। और इस तरह पार्टीशन हुआ था कि बात भूलने के बजाय पार्टीशन जारी है के रूप में उनके सामने रोज बरोज दरपेश होती है। और इस तरह कुर्बान भाई जैसे लोग सिर्फ धार्मिक वजह से ही नहीं, बल्कि दिगर वजहों से भी टोपी पहनने और मस्जिद की तरफ जाने
लगते हैं या ऐसा दिखना चाहते हैं। यह विवशता नियति है और हमारे सामाजिक आपसदारी पर चोट भी है। जिस भय की बदौलत यह होता है, यह भय नागरिकों की स्वार्थ परता, सांप्रदायिक उन्माद और सामूहिक कायरता पर आधारित है। राजनीति अपनी धार्मिक संस्कृति के कारण इस भावना को लगातार बढ़ाती है और इस तरह से यह कहानी स्वाधीन भारत में बढ़ते सांप्रदायिक उन्माद की कहानी है और उसके साथ साथ राजनीतिक गठजोड़ की भी कहानी है।